हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। और चलिए आज हम लोग कक्षा 11 के बच्चों के लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है परमाणु ऑर्बिटल, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। कुछ लोग इसे कक्षक भी कह सकते हैं। तो परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है, इस बारे में पहले हमको जानना है। फिर बच्चों हमको ये भी जानना है कि इसके सहायता से फिर हम आधुनिक परमाणु मॉडल में जिन बिंदुओं को आज पढ़ेंगे, उन सभी बिंदुओं में सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि ये परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है, यह जानने के लिए सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि परमाणु ऑर्बिटल एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का घर होता है। परमाणु ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉनों का घर है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का घर है, तो आप लोगों का घर कैसा है? किसी का इसी में मड़ई का घर है, किसी का ईंट सीमेंट का घर है, तो किसी का किसी शीश महल बना हुआ घर है। मतलब रहते तो उसमें आदमी ही हैं, लेकिन तो विभिन्न प्रकार के घर हैं। तो जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के घर हैं और उसमें रहते हैं आदमी ही, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के आकृति, आकार और दिशा विन्यास के कुछ त्रिविम क्षेत्र पाए जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उन्हीं को बच्चों कहते हैं परमाणु ऑर्बिटल। यानी परमाणु ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के रहने का घर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे घर में रहेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे घर में रहेगा जो विभिन्न आकृति के होंगे। जैसे मैंने बताया ना, किसी का मड़ई का है, किसी का ईंट सीमेंट का है, तो किसी का शीश महल है। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं वो विभिन्न आकृति, आकार और दिशा विन्यास के जो त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना अधिकतम होती है। उसको हम लोग परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये त्रिविम क्षेत्र पाए कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, परमाणु नाभिक जो होता है, परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृति और आकार और दिशा विन्यास के जो त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं परमाणु ऑर्बिटल। ठीक है, तो परमाणु ऑर्बिटल की बात समझ में आ गई। परमाणु ऑर्बिटल क्या होगा? परमाणु ऑर्बिटल जो होगा, विभिन्न आकृति, आकार और दिशा विन्यास के जो त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं। त्रिविम क्षेत्र का मतलब हुआ कि जिनको हम 3D डायग्राम पे बना सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं त्रिविम क्षेत्र, और उसमें पाए जाते हैं। यानी हम इसे x, y और z, इन तीनों अक्षों पर हम इनको निरूपित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल फिर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑर्बिटल बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्बिटल होता है। तो आज हम सभी लोग, आप लोग तैयार हो जाइए एकदम। देखो वो चुट्टा मुस्कुरा रहा धीरे धीरे कि जो है हम पढ़ा रहे हैं इधर, तो उधर देख रहा है। हाँ ठीक से देखो। तो आज जो है परमाणु ऑर्बिटल के बारे में हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं। और परमाणु ऑर्बिटल जो है, ये जो हमको प्रदर्शित करना है, इसको s, p, d और f ऑर्बिटल है। अच्छा, एक चीज और है कि जो परमाणु ऑर्बिटल आपके पास 4 प्रकार का हो गया, कौन कौन प्रकार का बता दिए बच्चों? एक हो गया s ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? p ऑर्बिटल। फिर कौन हो जाएगा? d ऑर्बिटल। और फिर हो जाएगा f ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से ये s, p, d, f, ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो ऑर्बिटल हो गए, अब इनको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे तुम्हारा घर तो पहचान लिए कि उसका मड़ई का घर है, रामू का मड़ई का घर है, श्यामू का जो है बिल्डिंग वाला घर है, तो उसका जो है प्लास्टर हो गया वो वाला घर है, तो किसी का चूना खली हो गया वो वाला घर है। तो जैसे हम आपका घर पहचानते हैं, वैसे ही इनके घरों की भी भिन्न भिन्न आकृतियां होंगी, जिसकी सहायता से हम इनको पहचानेंगे। तो अब s ऑर्बिटल यह जो होता है, यह गोलाकार होता है। s ऑर्बिटल कैसा होगा? गोलाकार होगा। और p ऑर्बिटल जो होगा, वो होगा डंबल के आकार का, यानी कि डमरू के आकार का। जो देखे हो डमरू? नहीं, डमरू देखो, शंकर जी का हाथ में डमरू है, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो
डमरू के आकार का होगा। और डी ऑर्बिटल जो होगा, डी ऑर्बिटल वह 2 डमरू के आकार का होगा, यानी द्विडंबल के आकार का होगा। और एफ ऑर्बिटल थोड़ा जटिल है, जिसे हम कागज तल पे प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो है आगे जो भी ऑर्बिटल आपको बताए जाएंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे यहाँ तो बिल्डिंग बना दिए, चाहे जितना लोग रह लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो कहीं कहीं रूम मिलता है तो वहाँ पर 2 लोग ही रह पाते हैं। हाँ, जैसे योयो वाला जो जितने हैं रूम बुक किए जाते हैं, तो उसमें पता चलता है कपुल्स के लिए, तो पता चलता है कि कपुल्स के लिए है, तो यहाँ पर भी कपुल्स ही होंगे। ये समझो कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कपुल्स ही रहेंगे। कपुल्स मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मतलब एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जान जाइए कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे चक्रण वाले रहेंगे? विपरीत चक्रण वाले। विपरीत चक्रण का मतलब क्या होता है? यानी कि अपोजिट स्पिन करेंगे। तो स्पिन बच्चों, चक्रण और चक्कर में अंतर होता है, चक्रण और चक्कर में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह है, इसको केंद्र बिंदु मान के यदि इसके चारों ओर कोई घूमे ऐसे, तो इसे बोलते हैं चक्कर। ठीक है, इसे बोलेंगे चक्कर, यानी कि राउंडिंग हो गया। और चक्रण वो होता है जो अपने स्थान पर ही घूमेगा, अपने स्थान पर घूमेगा। जैसे बच्चों पृथ्वी जो है, पृथ्वी वह सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु वह चक्कर लगाती है तो 365 दिन हो जाते हैं, उतने में चक्कर लगाती है 365 से 1/4 दिन में। परंतु वह अपने स्थान पर भी चक्रण करती है, अपने स्थान पे भी घूमती है, इस प्रकार से चक्रण करती है। तो जब अपने स्थान पे घूमती है तो वो 24 घंटे में चक्रण करती है, तो वो चक्रण है। और एक हो गया चक्कर। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ चक्रण है। विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा उसी में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ मिलेगा। एक कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से घूमेगा। या मुझे ले लीजिए, मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा हूँ इस प्रकार से, तो एक ऐसे घूमते हुए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आप कैसे पहचानेंगे? तो वो निश्चित रूप से वामावर्त घूमते हुए मिलेगा। इस प्रकार से देखो, ये वामावर्त घूम रहा है, तो एक वामावर्त घूमेगा और एक दक्षिणावर्त घूमेगा, ऐसे। तो इस प्रकार से उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है, चाहे एस ऑर्बिटल हो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी ऑर्बिटल हो उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ऑर्बिटल हो उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, और एफ ऑर्बिटल होंगे तब भी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे कि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बताएंगे 2 ही बताएंगे। या 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यदि ऑर्बिटल शब्द आ गया तो ऑर्बिटल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे डी ऑर्बिटल आए चाहे एफ ऑर्बिटल आए। अब देखो इनका क्या होता है आकृति। आकृति एस ऑर्बिटल जो होता है ये गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होगा? ऐसे गोलाकार होगा। मैंने बताया आपको एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल बच्चों कैसा होगा? मैंने आपसे बताया है कि पी ऑर्बिटल डमरू के आकार का होगा, मतलब डंबल आकार का होगा। तो डंबल कैसे बनाते हो? इस प्रकार से डंबल बना दोगे, तो ये हो गया पी ऑर्बिटल, इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसे ही डी ऑर्बिटल जो बनाया जाएगा, तो डी ऑर्बिटल द्विडंबल आकार का होगा। तो 2 डंबल बनाएंगे डी ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो एक डंबल मान लीजिए आपके पास ये हो गया एक डंबल, और दूसरा डंबल फिर बना देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये एस ऑर्बिटल हुआ, यह पी ऑर्बिटल हुआ, ये डी ऑर्बिटल हो गया। तो इनको जो है विभिन्न प्रकार की आकृति, दिशा, विन्यास इस प्रकार से आपने देख लिया। तो ऐसे बच्चों ऑर्बिटल की पहचान हो गई। और क्या हो गया? और आप सीख गए कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे,
और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे। समझ में आ गया सबको ऑर्बिटल? पक्का ऑर्बिटल समझ में आ गया? तो अब इसके आधार पर हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार बच्चों परमाणु जो है वह 2 मुख्य भागों से निर्मित है। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है? 2 मुख्य भागों से निर्मित है। वह 2 मुख्य भाग कौन कौन है? तो वह 2 मुख्य भाग हैं, पहला होता है धनावेशित नाभिक। ठीक है, पहला क्या हो गया? धनावेशित नाभिक। और दूसरा कौन हो गया? नाभिक के बाहर विशाल त्रिविम क्षेत्र, जिसकी अभी चर्चा हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहेगा? हाथी घोड़ा रहेंगे? हैं? हाथी घोड़ा रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, जो नाभिक है धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृति और आकार के जो त्रिविम क्षेत्र हैं उसमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पहला धनावेशित नाभिक हो गया, और दूसरा क्या हो गया? नाभिक के बाहर का जो विशाल क्षेत्र है, ठीक है, विशाल त्रिविम क्षेत्र है, त्रिविम क्षेत्र जिसमें कौन रहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन रहता है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका ये। फिर आगे ये है कि जो विभिन्न आकृति, आकार और दिशा विन्यास के त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रायिकता अधिकतम होती है, जिसे हम परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको अभी भी मैंने बताया आपको, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि परमाणु 2 मुख्य भागों से निर्मित है, एक धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर विशाल त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और दूसरा पॉइंट बच्चों आप लोग ये सीख गए कि ये पहला दूसरा ये था, पहला दूसरा ऐसे ना, और उसके बाद जो है आप ये सीख गए कि परमाणु ऑर्बिटल जो होते हैं वो विभिन्न आकृति, आकार और दिशा विन्यास के होते हैं, और एक परमाणु ऑर्बिटल में मात्र विपरीत चक्रण करने वाले 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अपोजिट स्पिन करने वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये निश्चित रूप से ध्यान देंगे। अब देखो तीसरी बात क्या है। तीसरी बात यह है बच्चों कि परमाणु ऑर्बिटलों से उपकोष बनता है। अब यहां से देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। परमाणु ऑर्बिटलों से क्या बनता है? उपकोष बनता है या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं। और उपकोषों से कोष बनता है या ऊर्जा स्तर बनता है। तो उपकोष जो होता है, उपकोष को भी हम लोग SPDF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उपकोष को भी किससे प्रदर्शित करते हैं? SPDF से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा उपकोष के बारे में जान लेते हैं। उपकोष को भी बच्चों SPDF से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो उपकोष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और उपकोष किससे बनता है? ऑर्बिटल से बनता है। तो हम चेक करते हैं उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, उपकोष में ऑर्बिटल कितने होंगे, और चेक करते हैं कि एक एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों, उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी चेक करेंगे, और उन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे यह भी चेक करेंगे। ठीक, तो उपकोष को हम लोग प्रदर्शित करते हैं SPD और F से। ठीक है, अभी देखो हम लोग ऑर्बिटल को भी SPDF से प्रदर्शित किए थे, इसीलिए मैंने बोला था कि जब ऑर्बिटल नाम वहां आ जाएगा तब तुम यही बताओगे कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन यदि उपकोष आ गया तब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यस उपकोष बच्चों बनता है एक ऑर्बिटल से। एक यस वाला ऑर्बिटल यदि हो जाए, एक यस वाला ऑर्बिटल यदि हो जाए तो वह यस उपकोष बन जाएगा। ठीक, पी उपकोष जो बनता है वह 3 पी ऑर्बिटलों से बनता है। कितने ऑर्बिटलों से बनता है?
3, लेकिन 3 वह किसके ऑर्बिटल होने चाहिए? p के ऑर्बिटल होना चाहिए बच्चों। 3 p ऑर्बिटलों से बनता है उपकोष, p उपकोष। इसी प्रकार 5 d ऑर्बिटलों से बनता है d उपकोष, 5 d ऑर्बिटलों से d उपकोष। इसी प्रकार बच्चों 7 f ऑर्बिटलों से बनेगा एक f उपकोष। क्लियर हो गया? अब यह है कि यह एक s ऑर्बिटल से एक s उपकोष बन गया, 3 p ऑर्बिटल से एक p उपकोष, 5 d ऑर्बिटल से एक d उपकोष। हम चाहें तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं। 3 p ऑर्बिटल वो हैं कौन कौन? तो हैं ये, आपको मैंने पहले ही बताया था, इसको 3 डायमेंशन पे हम रख सकते हैं। तो एक को बोलेंगे px, एक को बोल दीजिए py और एक को बोल दीजिए pz। ठीक है, तो px py pz ऐसे हो गए। ऐसे ही d वाले में जो है 5 d ऑर्बिटल हैं, तो इनका नाम हो जाएगा बच्चों dxy, फिर एक को बोल दीजिए dyz, फिर तीसरे को बोल दीजिए dzx, और फिर चौथे को बोल देंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और फिर dz स्क्वायर। ये 5 गो हो गए d ऑर्बिटल। तो इससे आपका d उपकोष बन गया। और 7 गो f ऑर्बिटल है भाई, तो इससे बन गया f उपकोष। ठीक, अब ये देखते हैं कि उपकोष में ऑर्बिटल तो मुझे पता चल गए। अब उपकोष में इलेक्ट्रॉन चेक करना है बच्चों। उपकोष में क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉन। तो भाई आपको पहले ही बता दिया हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हिसाब से देखो, यह यस उपकोष में इकट्ठ हो है यस ऑर्बिटल। तो दुनिया का कौनो ऑर्बिटल हो, यस हो, पी हो, डी हो, या आगे एफ जी एच कुछ भी बना जाइए, तो ऑर्बिटल बनेगा तो उसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस हिसाब से इसमें एक है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसमें चेक करिए, p वाले उपकोष में 3 गो p ऑर्बिटल है, तो एक p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे d वाले में 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 दूनी 10 हो गया। ऐसे ही 7 वाले में है, देखो बच्चों 7 f ऑर्बिटल से एक f उपकोष बना है, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो। इसीलिए बच्चों इसको जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैसे? S2 से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको P6 से प्रदर्शित कर देते हैं, इसको D10 से प्रदर्शित करते हैं, इसको F14 से प्रदर्शित कर देते हैं। अब यहां पर यह है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यस क्या है? ये यस मान लीजिए ऑर्बिटल में भी 2 होते हैं, यस उपकोष में भी है, तो यहाँ तो काम चल गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये p उपकोष है, तभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये d उपकोष है, इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। d ऑर्बिटल होता तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते। ऐसे f उपकोष है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, f ऑर्बिटल होता तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते। अच्छा, इसको कागज तल पे मैंने कहा था आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो यस ऑर्बिटल तो मान लीजिए गोल गोल होता है, तो आप यस ऑर्बिटल को खाली ऐसे गोलाकार बना देंगे। लेकिन p ऑर्बिटल को जब आप प्रदर्शित करने जाएंगे तो देखिए p वाले में px, py, pz तीनों हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे कि अक्ष अपने बना लेंगे। ऐसे 3 अक्ष हो गए बच्चों, ऐसे ये 3 अक्ष आप बना लेंगे, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। वास्तव में ये तीनों अक्ष जो है, तीनों अक्षों के बीच कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तीनों अक्षों के बीच कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कहीं भी किसी मकान में जैसे आप खड़े हैं, जैसे ये मकान है मान लीजिए, इस मकान में जो नीचे का देखेंगे तो एक x अक्ष हो गया, एक ऐसे y अक्ष हो गया, और एक जो ऊपर गया है ये हो गया z अक्ष। ठीक, तो इस प्रकार या ऐसे उंगली देखिए, ये x अक्ष यदि मान लिया, ये y अक्ष मान लिया, तो यह देखिए एक z अक्ष हो गया। ठीक है, इसको 3 डायमेंशन पे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार, लेकिन तीनों के बीच कोण कैसा है? 90 अंश का होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये दोनों के बीच कोण तो 90 हो गया। अब तीसरा आप कहाँ लेंगे? जैसे मान लीजिए एक एक्स अक्ष हो गया, एक मान लीजिए वाई अक्ष हो गया, ऐसे, या यह एक्स अक्ष हो गया, या वाई अक्ष हो गया। अब जेड को क्या करोगे? इसे मुंह आप नहीं बनाओगे कि ऐसे बना दें? तो ऐसे तो बना नहीं पाओगे, तो इसलिए इसको हमने ऐसे खड़ा बना दिया। तो इस प्रकार से ये जेड अक्ष की लाइन ऐसे आएगी। ठीक है,
तो अब तुमको बनाना है, कैसे पता चलेगा कि ये पी एक्स वाला ऑर्बिटल है, तो एक डमरू है, पी वाले में एक डमरू होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको बना देंगे ऐसे, एक डमरू बनाएंगे वो भी एक्स अक्ष पे, तो यह प्रदर्शित करेगा किसको, पी एक्स को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, पी एक्स को प्रदर्शित करेगा। अब इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमेगा, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हम बनाएंगे पी वाई, तो पी वाई कैसे बनाओगे बच्चों, फिर ऐसे ही आप बना लेंगे, ये 3 डायमेंशन हो गया, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। अब कहाँ बनाओगे, वाई अक्ष पे बना दो, एक डमरू आपने बना दिया वाई अक्ष, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये पी वाई हो गया। ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे, हाँ सारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे, एक्स वाई जेड है, तो तीसरा वाला कहाँ बना देंगे, जेड अक्ष पे, वाह वाह वाह, ऐसे बना दिया, तो ये पी जेड हो गया, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, इस प्रकार से हम अक्षों पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। अभी डी वाले को बनाते हैं, तो डी वाला थोड़ा सा जगह घेरेगा, तो हम डी वाले के लिए चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए ना सब लोग इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब डी वाला बनाने के लिए बच्चों, डी वाले में आप देख रहे हैं कि इसमें 5 है, तो इन 5 को हमको कैसे बनाना है, 5 को दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। तो डी, अब इसमें बनाने के लिए आपको बच्चों ऐसे करना है, और ये आपका हो गया, और इस प्रकार से ये एक्स अक्ष, और ये हो गया आपका जेड, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्या बनाना हमें, डी एक्स वाई पहले बनाना है, डी एक्स वाई बनाना है। तो डी एक्स वाई बनाने के लिए अब देखिए 2 डमरू है, तो एक्स वाई लिखा है, बीच में प्लस प्लस माइनस वाइनस नहीं है, ठीक, तो इसी से समझ जाओ कि एक डमरू तुम एक्स वाई के बीच में बना देना भैया, एक डमरू कहाँ बना दोगे, एक्स वाई के बीच में, और दूसरा डमरू बना दोगे तुम जेड अक्ष पे जो अनुपस्थित है उस पे बना दोगे। तो एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स है ये वाई है, इसके बीच में एक डमरू, तो एक डमरू इसके बीच में वही ऐसे बन गया, ठीक है। दूसरा डमरू जेड अक्ष इसमें नहीं है, तो दूसरा डमरू आप बना दीजिए जेड अक्ष पे। इस प्रकार से आप डी एक्स वाई को प्रदर्शित कर सकते हैं, डी एक्स वाई को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब हमको प्रदर्शित करना है डी वाई जेड, तो बच्चों वाई और जेड ये रहा, तो एक डमरू आप बना दीजिएगा वाई और जेड के बीच में, और दूसरा डमरू देखो एक्स अक्ष इस पे अनुपस्थित है, तो दूसरा डमरू एक्स अक्ष पे, तो डी वाई जेड बन जाएगा। ऐसे ही हम अगला बनाएंगे जिसका नाम क्या हो गया, डी एक्स जेड, तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो एक्स और जेड के बीच में एक बनाओगे बच्चों, तो यह एक्स और जेड हो गया, इसके बीच में हम क्या बना देंगे, एक डमरू, और दूसरा डमरू फिर आप बना देंगे वाई अक्ष, ठीक है। अब अगला है आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बना देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अब माइनस चिन्ह आ गया ना, तो अब इसको बनाने के लिए एक तरीका एक्स वाई जेड लिखिएगा ही। अब एक डमरू आराम से आप एक्स अक्ष पे बना दीजिए, और दूसरा डमरू कहाँ बना देंगे, वाई अक्ष पे, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर डी जेड स्क्वायर का आपको बनाना है, तो डी जेड स्क्वायर का बनाने के लिए एक्स वाई जेड हो गया, एक डमरू आप जेड अक्ष पे बनाएंगे, और दूसरा डमरू भी इसी अक्ष पे बनेगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं कि हाँ अंदर है, थोड़ा थोड़ा लुपलुपा रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, तो अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे इसको डी जेड स्क्वायर, नोट कर लीजिए। अब तक बच्चों मैंने आपको उपकोष के बारे में समझाया, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप मान लेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल का, बहुत अच्छे पॉइंट है जो आपको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है।
तो अब अगले पॉइंट में ये है कि अब तक तो आपने कर दिया भाई, उपकोष तक पहुंच गए। अब ये है कि इलेक्ट्रॉन, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? इलेक्ट्रॉन का अपने घर में रहेगा। तो उसका घर कौन है? परमाणु ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? परमाणु ऑर्बिटल में। परमाणु ऑर्बिटल से क्या बनता है? उनके मिलने से उपकोष बनता है या उप ऊर्जा स्तर बनता है। उपकोषों के मिलने से क्या बनता है? उपकोषों के मिलने से कोष बनता है या ऊर्जा स्तर बनता है। या यूं हम कह सकते हैं, सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? कोष से। यदि मुलाकात करना हो इलेक्ट्रॉन से, तो सबसे पहले मुलाकात किससे होगी? कोष से। फिर उसके अंदर जाइएगा तो उपकोष से मुलाकात होगी। फिर उसके अंदर जाइएगा तो ऑर्बिटल से मुलाकात होगी। और उसके अंदर जाइएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ, बैठ के मिलिए, नाश्ता कीजिए और सब काम करिए। तो अभी फिलहाल अब हम बताते हैं आपको कोष। ठीक है, कोष, जिसको सेल भी कहते हैं, आप सेल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अच्छा, कोष हो गया बच्चों। कोष के अंदर कौन रहेगा? कोष में उपकोष। कोष में कौन रहेगा? उपकोष। अच्छा, इस उपकोष में ऑर्बिटल रहते हैं। तो पूरा कोष में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो कोष में ऑर्बिटल हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। कोष में ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके बाद ज्ञात करेंगे कोष में इलेक्ट्रॉन। अब देखो, बोरबरी ने नियम दिया था कि कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। तो 2 था, 8 था, 18 था, 32 था। ठीक है, आप देखेंगे अभी यहाँ पर भी वो प्रूफ हो जाएगा। तो कोष को बच्चों हम लोग प्रदर्शित करते हैं के, एल, एम, एन से भी प्रदर्शित किया जाता है, या हम 1, 2, 3, 4 से भी प्रदर्शित करेंगे। कोष को आप n मान लीजिए। n बराबर 1 तो पहला कोष, n बराबर 2 दूसरा, n बराबर 3 तीसरा, n बराबर 4। तो इस प्रकार से कोष को हम लोग के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कोष में कितने उपकोष होते हैं? तो पहले वाले कोष में एक का उपकोष होता है। अच्छा देखो, याद करना कितना आसान है। याद करना बहुत आसान है बच्चों। पहले कोष में एक उपकोष, दूसरे कोष में 2 उपकोष, बहुत बढ़िया, तीसरे में 3 उपकोष और चौथे में 4 उपकोष। देखो बहुत अच्छा है, देखो मुस्कुरा भी रहा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी देखो, पहले कोष में 1 उपकोष, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। लेकिन वो हैं कौन कौन? वो कौन कौन उपकोष हैं भाई? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, पहले वाले कोष में तो आपके पास एक का उपकोष है, उसका नाम रहेगा यस। ठीक है। दूसरे वाले कोष में 2 उपकोष रहेंगे तो नाम रहेगा यस और पी, यस और पी। तीसरे में 3 उपकोष, कौन कौन? यस, पी, डी। चौथे में 4 उपकोष, कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चला। तो पहले तो आसान हो गया, पहले में, लेकिन कौन कौन है ये देखिए, ये है, ये ध्यान रखना है। अब कोष में आपको ऑर्बिटल ज्ञात करना है। कोष में क्या निकलना? ऑर्बिटल। तो चलो, पहले वाले कोष में 1 उपकोष है और इस उपकोष में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, तो 1 हो गया ऑर्बिटल। दूसरे कोष में देखो 2 उपकोष है, एस और पी। तो पी वाले में कई ऑर्बिटल होता है? 3 ना। पी वाले में 3 और एस का 1 होता है। इसकी इकलौती संतान है 1। अब पी वाले के 3 लड़के बने हैं, कौन कौन? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऐसे डी वाले के 5 लड़के हैं। ठीक, नाम तो जाने गए हो। ऐसे एफ वाले ने 7 बच्चे पैदा किए, तो इसके 7 हो गए। ठीक, तो अभी क्या है, यहाँ पे जरा देता हूँ, बच्चों की संख्या गिन लो। तो यस और पी वाले में 3 और इसका 1, तो 3 1 कितना हो गया? 4 ऑर्बिटल हो गए। तीसरे कोष में देखो, तीसरे कोष में 3 कोष है, यस, पी, डी। तो यस वाले के 1 लड़का, पी वाले के 3 लड़का, डी वाले के 5 लड़का। तो 5 3 8 1 9। इसमें आ जाओ, यस वाले के 1 लड़का, पी वाले के 3 लड़का, डी वाले के
5 लड़का और F वाले 7 लड़का। लड़का नहीं ऑर्बिटल है, समझ गए। हाँ, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, तो कुल मिला के हो गए यह 1 और 3 4 5 9 और 9 7 16 ऑर्बिटल हो गए। तो ये ऑर्बिटल की संख्या आ गई बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर कोष में इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो आपको तो पता चल गया है कि एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में वो फिक्स है जनसंख्या, 2 ही है, हम 2 हमारे 2, वो फिक्स है कि 2 ही होंगे। एक ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खाली होंगे। तो एक ऑर्बिटल ये हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 4 ऑर्बिटल है, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 9 ऑर्बिटल है, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 16 ऑर्बिटल है, तो 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से बच्चों ये 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए यहाँ पे, इस प्रकार से कोष, कोष में उपकोष, कोष में ऑर्बिटल, कोष में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप जरा ये देखिए, ये क्या महत्वपूर्ण चीज आ गया, जितने कोष उतने उपकोष, यानी कोष में उपकोष। अब देखो क्या फाइनल बात आ गई, कोष में उपकोष यदि मुझे पता करना हो तो n के बराबर ही होगा, n के बराबर ही है। पहले कोष में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। लेकिन यदि मुझे कोष में ऑर्बिटल निकालना हो बच्चों, कोष में ऑर्बिटल निकालना हो तो कितना होगा, n²। ये देखो n² हो गया बच्चों, n²। यानी पहले में 1, दूसरे कोष में 2 ऑर्बिटल होंगे, तीसरे कोष में 9 ऑर्बिटल होंगे, चौथे कोष में 16 ऑर्बिटल होंगे। परीक्षा में आ गया 5वें कोष में कई ऑर्बिटल, तो कहोगे हम नंबर नहीं सुने हैं, 5वां होता ही नहीं है, ये सब नहीं। 5वें में फिर 5 5 25 ऑर्बिटल हो जाएंगे। 6वें में कितने होंगे, 6 6 के 36, स्क्वायर कर दो भाई, तुम्हें क्या, तुम्हें तो मैथ का ट्रिक मिल गया, तो यह n² ऑर्बिटल हो जाएंगे। ऐसे ही कोष में इलेक्ट्रॉन बच्चों, कोष में इलेक्ट्रॉन ये कितने हो जाएंगे, देख लो जरा, दुगना है ना इसका, तो 2n²। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2n²। तो बोरबरी का नियम सिद्ध हो गया, यानी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² होंगे। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से बता सकते हैं किसी को कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कोष, कोष में कोष, उसमें ऑर्बिटल, कोष में इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये सारी जानकारी मिली। ये सारी जानकारी आप आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार ये करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जो भी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वांटम संख्या के साथ।